हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक्स का हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों जिससे हम ऑर्गेनिक्स को समझ सकते हैं। कैसे बॉन्ड्स का ब्रेक हो रही है, कैसे बन रही हैं, कितनी एनर्जी स्पेंड हो रही है, वाई द रिएक्शन इज़ बीइंग अकरिंग लाइक दिस। यूजुअली क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, एंड देन वी फाइंड आउट कि बना कैसे होगा। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट फैशंस में होती हैं इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पहले रिएक्शन होता है, फिर उसका पॉसिबल मैकेनिज्म हम निकालते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन से फंडामेंटल्स लगते हैं जिसके तरीके से, जिसको यूज़ करके हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड की होगी। दैट इज़ वॉट इज़ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब रिएक्शन होती है तो किन किन एलिमेंट, किन किन कंपाउंड्स के बीच में होती है, उनका नाम क्या है। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने किसी रिएजेंट से करा दी, करेक्ट, और आपको क्या मिला, एक इंटरमीडिएट। और उस इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड एज, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बच्चों सबस्ट्रेट। क्यों कहते हैं सबस्ट्रेट? बिकॉज दिस गिव्स द कार्बन एटम। प्रोडक्ट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल बनेगा वो इस कार्बन एटम से बन रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट। रिएजेंट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो, वाई दीज आर कॉल्ड एज रिएजेंट? बिकॉज ये कार्बन सप्लाई नहीं करते। सो वी कैन से अदर मॉलिक्यूल्स और reactants are called reagents, करेक्ट। जो कार्बन एटम दे उसे सबस्ट्रेट, जो कार्बन एटम ना दे उसे कहते हैं रिएजेंट। बट समटाइम्स क्या होता है, ये दोनों ही देते हैं। तो वी कैन से दैट समटाइम्स बोथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल in consideration and reagent supplies carbon atom, राइट। कई बार दोनों से हमें रिएजेंट से भी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से भी हमें क्या मिलता है, कार्बन एटम मिलते हैं। देन ध्यान रखना है सबस्ट्रेट कौन होगा, the organic molecule in consideration, then the organic molecule in consideration is called substrate and rest are called reagents, ठीक है। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही वहाँ पे आपको रिएजेंट मिले या एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले। जो जो भी मेन कार्बन एटम दे रहे होंगे दे विल बी कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एंड रेस्ट विल बी कॉल्ड एज रिएजेंट्स। क्योंकि रिएक्शंस जब हम कर देखेंगे तो ये तो होगा नहीं कि एक ही हमारे पास कंपाउंड इन कंसिडरेशन होगा, ठीक है। हो सकता है दो भी हों। So we will consider and we will differentiate between them as a substrate and reagents. अब देखो intermediates जो होते हैं बच्चों, they can also be called as byproducts, and this is the major products, ठीक है। सो आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, एक सबस्ट्रेट होगा, दोनों मिलेंगे तो कोई एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाएंगे और फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक, हमारे पास आटा है, ठीक है, पानी है, हमने दोनों को मिक्स किया, व्हाट वी गॉट, डो। डो क्या है, इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, लेट अस से यू गेट चपातीस।
सिमिलरली और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ से निकाल सकते हो. सो जहाँ भी एक सबस्ट्रेट रहता है, फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, ये यू हैव वाटर. मान लीजिए यू वांट टू मेक रोज़ वाटर, ठीक है, रूह अफ़ज़ा जैसे हम बनाते हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग, आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का कॉन्सेंट्रेट डाला, उसको मिक्स किया, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गया क्या, रूह अफ़ज़ा का वाटर. सो इसका मतलब सबस्ट्रेट क्या था इसमें, वाटर, नॉट दी रूह अफ़ज़ा कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्या है, वाटर है उसमें. ठीक है. सो वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट्स इन आर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस. सो ये तो हुआ कि किस किस के बीच में रिएक्शन होनी है. अब बात क्या आती है कि मैं पढ़ना क्यों है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, क्यों पढ़ें हम इसको, राइट. तो इसका पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, बिकॉज किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ने से हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं. वो क्या है, पहली चीज़ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सबस्ट्रेट, और दूसरी चीज़ क्या आती है, हाउ टू सिंथेसाइज डिजायर्ड प्रोडक्ट्स और दी कंपाउंड्स. हमें ये पता चलता है और हम उसके हिसाब से अपनी डिफरेंट रिएक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं अगर हमें मैकेनिज्म समझ में आ गया. नाउ मैकेनिज्म होता क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म. तो लिखेंगे बच्चों दैट अ सीक्वेंस ऑफ description of a sequence of, or you can say step by step description of details of electron movement, energies और the energetics, जैसे हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, सिमिलरली एनर्जेटिक्स ऑफ कोई बॉन्ड टूट रही है, कोई बॉन्ड बन रही है. सो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन. और उसके बाद हमें पता है, हम बात करते हैं कौन रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, करेक्ट, कौन स्लो हो रही है. सो वो भी हमने जानना है. सो एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड rate of reaction from reactant to product or the substrate to product is called reaction mechanism. right, पॉज करके आप नोट कर ले. ठीक है. सो इसका मतलब हमें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे हुई और क्यों हुई, उसके बारे में जानेंगे. फिर हम जानेंगे बॉन्ड क्लीवेज क्यों हुआ, कितनी एनर्जी लगी उसको तोड़ने में, कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई उसके फॉर्मेशन पे, क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉन्ड बनती है तो स्टेबल बनती है. ठीक है. स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. एंड लास्टली वी विल थिंक अंडरस्टैंड अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. और रेट ऑफ reaction means formation of products from reactants. ठीक है. सो ये रहेगा हमारा मैकेनिज्म. तो इसका सबसे पहला स्टेप कौन सा है बच्चों, इसका सबसे पहला स्टेप है स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट. तो चलिए इसको समझते हैं. इसको समझने के लिए हमें समझना है फिजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. अब आप सोच रहे होंगे मैम आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड ऑटोमेटिकली ब्रेक कर जाती है जैसे ही पानी में आती है. हमें तोड़ना किसको है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड किसकी स्ट्रांग होती है, आयनिक की.
इंट्रामोलिकुलर किसकी स्ट्रॉन्ग है? कोवलेंट की, क्लास 10 में पढ़ा था। तो हमें मॉलिक्यूल के अंदर की बॉन्ड तोड़नी है, वी हैव टू ब्रेक द इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स। सो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड में ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। सो इस बॉन्ड को तोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं बच्चों। पहला तरीका है आपके पास हेट्रोलिटिक, जो हम ज़्यादा देखते हैं, और दूसरा कौन सा है? होमोलिटिक, जो कि हम कम देखते हैं। मिलती हैं इसके रिएक्शंस लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अंदर बहुत पर्टिकुलर सा एक रिएक्शन होते हैं जो आप देखते समझ जाओगे कि यहाँ होमोलिटिक हुई है या हेट्रोलिटिक हुई है। करेक्ट। अभी अगर हम हेट्रोलिटिक की बात करें तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर आपके पास दो तरह के आयंस बनते हैं। एक को बोलते हैं हम कार्बोकटायन और एक को बोलते हैं कार्बो अनायन। कार्बोकटायन को हम कार्बोनियम भी बोलते हैं, कार्बोनियम। ध्यान रखना, जब भी किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उस आयन का नाम NiUm से फिनिश करते हैं, ठीक है, कार्बोनियम। जैसे यहाँ पे हो गया क्या? कार्बोनियम है, इसका मतलब कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा। कार्बो अनायन है तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब समझते हैं ज़रा हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होती क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखो बच्चों, जैसे हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक करती है। बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करती है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक ही एलिमेंट लेके भाग जाता है। अब आपको याद हो अगर तो व्हाट इज अ बॉन्ड? बॉन्ड होती है बच्चों व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है और ध्यान है तो आप बता पाओगे। देखो, कार्बन 1 2 3 4, ये रहा हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4, करेक्ट। तो ये रहे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी एंड दिस इज व्हाट? कार्बन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स देखते हैं देन all the elements have complete octet, करेक्ट। तो अब अगर मैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज दिखाना चाहूँ तो कैसे बनाओगे आप? देखो, यू हैव CH H H एंड H, करेक्ट। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अवे बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बन गया? CH H H नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। इसको क्या बोला हमने? कार्बो अनायन। क्या है ये? कार्बो अनायन। अगर हम देखें, लेट अस से वी हैव CH 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 और यहाँ क्या लगा है? ब्रोमीन। नाउ वी नो दैट ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन बिकॉज हैलोजन है। तो ये क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को उठाएगा और अपनी तरफ ले आएगा। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ये बन गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया। सो ब्रोमीन के ऊपर क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन अब उसका भी उठा के ले आया है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दो आयंस बनेंगे। दिस इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। नाउ सिंस इट हैज़ टेकन अवे द इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पर CH3 प्लस के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको बोलते हैं सिक्सटेट। सिक्सटेट इज देयर इन केस ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और ब्रोमीन के पास देखो, ब्रोमीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आया है। तो ब्रोमीन के पास उसके लोन पेयर भी थे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 1 2 3 4 5 6
साथ इसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया है। सो इसके पास कंप्लीट है ऑक्टेट, तो इसका ऑक्टेट पूरा है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो खींच लाया उससे जो शेयर किया था, बट इसके पास अपने न्यूट्रल स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ध्यान रखना, ठीक है। सो इट विल गेन नेगेटिव चार्ज साइन, ठीक है। उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया तो नेगेटिव चार्ज, और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो उसके ऊपर एक ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ कार्बन ने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, एज अ रिजल्ट उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ध्यान रहे, कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार होते हैं बैलेंस शेल में। अब कितने बचे? एक, दो, तीन है उसके, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 6 बना लिए, लेकिन उसके अपने पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 4, एक छोड़ गया, तो कार्बन के पास बन गया कितना? पॉजिटिव साइन। आई होप यू गेट दैट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 6, यानी कि 2 और 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ब्रोमीन ले गया, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह गए? 3। सो कार्बन के ऊपर कितना साइन आएगा? +1 का साइन। अभी समझ में आ गया? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट इज़ गोइंग टू गेट द पॉजिटिव साइन। लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास टोटल कितने हैं उसके ऑर्बिट में? अब व्हेन इट हैज़ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो इस आयन को बोलते हैं कार्बोकटायन आयन। पॉज करके नोट कर ले। सो बच्चों, इस कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम या कार्बोकटायन, कटायन की जगह आप NiUM भी लिख सकते हैं। सो इस आयन की अब हमने देखना है कि स्टेबिलिटी कैसी होती है, क्योंकि वेरी बहुत ही रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इट इज गोइंग टू क्विकली रिएक्ट। सो देखो आपके पास कितनी तरह के कार्बोनियम आयन बन सकते हैं। तो लेट अस राइट डाउन टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन। सो कार्बोनियम आयन के साथ अभी सारे हाइड्रोजन लगे हैं, तो CH3+ है। अगर मैं ये कहूँ CH3 CH2+ कार्बोनियम आयन, ठीक है, CH, चलो यहाँ CH लिखते हैं, दूसरा हम लिख लेते हैं CH3 आयन। अब आपको अच्छे से पता है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन। कॉरस्पॉन्डिंगली वी कॉल इट एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, करेक्ट। हमें डिग्रीज ऑफ कार्बन पता है, क्योंकि इसके पास 2 कार्बन कनेक्टेड हैं, इसके पास 3 कार्बन कनेक्टेड हैं इस कार्बन के साथ, सो इट इज़ अ 3 डिग्री कार्बोकटायन। These carbocations are highly unstable and reactive। लेकिन मेरे पास तो 3 तरह के कार्बोकटायन है। अब सोचो इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा, सारे एक जैसे तो नहीं हो सकते। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द reactivity order of carbocation? What is the reactivity order of carbocations? Important question है, ध्यान रखिए। आपके पास है बच्चों, जिसके पास भी, चलो पहले हम लिख लेते हैं CH3+ कह लो, CH3 CH2+ हो गया, देन यू हैव CH3 CH plus CH3, then you have CH3C CH3 CH3 plus, ठीक। सो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, करेक्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम बच्चों 2 चीज़ें देखते हैं, वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और दूसरा हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक, इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे, बट टू बी ब्रीफ मैं क्या बोलूँगी, इंडक्टिव इफेक्ट होता है बच्चों बिकॉज ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन है, एक कार्बन है और एक ब्रोमीन है। सो इसके अंदर हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन क्या है, बिकॉज ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूल का देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो ब्रोमीन हैज़ अ प्लस आई इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन, करेक्ट। अब अगर मैं कार्बन का देखूं तो कार्बन का कैसा है, ओके कार्बन ब्रोमीन का होगा माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किससे खींच रहा है, कार्बन से खींच रहा है। और अगर हम कार्बन का देखें, क्योंकि कार्बन डोनेट कर रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। सो आप ये कह सकते हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शुरू करेंगे। सो नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है स्टेबिलिटी फॉर ऑल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। जब भी ऑल्टरनेट आती हैं तो उसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है जी। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है, एंड प्लस का साइन का रोटेशन भी हो सकता है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसा कि हमने बेंजीन के केस में किया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं हमने केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर चैप्टर में। सो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल टू मेक इट मोर स्टेबलाइज। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से स्टेबिलिटी ऑर्डर पता करेंगे। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, अब देखो मैं सिर्फ एक मीथेन चलिए, यू हैव इथेन, करेक्ट। सिमिलरली CH3 CH CH3 and CH3 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 प्लस, राइट। अब ध्यान से देखें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, यस वी नो। सो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कार्बन, सो कार्बन इज गोइंग टू शो माइनस आई इफेक्ट फॉर हाइड्रोजन, कितना ओके अब देखो यहाँ पे बने हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने 1 2 3 4 5। सो इट इज़ गोइंग टू कॉज मोर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दिस नेक, भूखे कार्बन के पास, ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा। कार्बन में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी इस कार्बन पे, तो इट विल ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस कार्बन, करेक्ट। जैसे हम डिफ्यूजन पढ़ते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ देखो यहाँ दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन थे 3, यहाँ सिर्फ 3 हाइड्रोजन एटम थे, यहाँ कितने 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हाइड्रोजन एटम है। यहाँ देखो 3 और 3 6 हाइड्रोजन एटम है, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स, और वी कैन से 6 हाइड्रोजन एटम। यहाँ देखो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन है, या यू कैन से 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या हुआ, कौन किसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये ऑलरेडी भूखा है, इसको कौन सबसे ज़्यादा खाना देगा, ये देगा। ये कम देगा, ये कम देगा, बिल्कुल नहीं देगा। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर भी यही रहता है, जिसके अंदर भी अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, राइट। सो वी कैन रिमेंबर वन थिंग दैट 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल than 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation due to inductive effect. Due to inductive effect of alkyl groups. करेक्ट। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस कार्बन पे इंक्रीज कर देंगे, किस कार्बन पे, जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। इस कार्बन पे डेंसिटी को बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे तो इसको स्टेबल कर देंगे, इसको किसी और से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर, या कम रिएक्टिव है, ठीक है। प्लीज मार्क वन करेक्शन, दिस इज द व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, नॉट द रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर।
क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर इसके ऑपोजिट होगा। जो स्टेबल होगा वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो कहेगा मुझे ज़रूरत ही नहीं है, राइट। सो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। पॉज करके आप नोट कर लें। सो अब अगर हम इनका शेप देखें बच्चों, तो हमें पता है, लेट अस टेक ओनली वन, फर्स्ट वाला, यानी मिथाइल कार्बोकटायन देख लेते हैं। मिथाइल कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर क्या बना? हाइड्रोजन 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 एंड अ पॉजिटिव साइन, करेक्ट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। तो स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। ज़रा एक बार देख लेते हैं ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होता है। बच्चों ये रहा आपका एक पेपर, ठीक है, एक 2D प्लेन। सो ये रही आपकी सेंटर में कार्बन, 3 हाइड्रोजन है आपके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, 1 हाइड्रोजन इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो वी कैन टेक इट एज अ डॉटेड वन, वेज, डॉटेड वेज, और एक मेरी तरफ यानी ऑब्जर्वर की तरफ आएगा, सो वी कैन टेक एज अ सॉलिड वेज, करेक्ट। दिस इज अ सॉलिड वेज एंड दिस इज द डॉटेड वेज, ठीक है जी। लेकिन जब हम अभी तो ये सिर्फ ज्योमेट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए होता है ये, जो हम बाद में करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी हो तो आप सिंपली यहाँ पे ये ड्रॉ कर सकते हैं। इफ दिस इज अ प्लेन, कार्बन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक ये, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल प्लेनर। इट इज़ राइट देयर इन द प्लेन, ठीक है। इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इसके पास है एक लोन पेयर, लोन पेयर नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं, दैट विल बी एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, ठीक है। ये खाली है हमारा, दिस इज ऑक्यूपाइड। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ये होगी हमारी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन। सिमिलरली इफ यू लुक एट कार्बो अनायन, तो लेके देखें हमारे पास कार्बोनाइन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ सोच रहे होंगे मैम कि FON क्लेबर, ISC PH, तो कार्बन से नीचे तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन ही है। नो, वी कैन इवन कंसिडर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब मेटल्स, मेटल्स भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, सोडियम हो सकता है, ठीक है। दीज आर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट यहाँ होने लगेगी, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी टेकन अवे बाय द मिथाइल ग्रुप। तो आपके पास क्या बन जाएगा? you will get CH3 negative and Z will be positive. Now this will have a 6th with a positive sign, and this is going to have 8 electrons in valence shell with a negative sign, ठीक है जी। वाई नेगेटिव साइन, क्योंकि इसने Z का एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया है इससे, सो इट विल हैव दिस मॉलिक्यूल। नाउ लुक एट इट, अब क्या होगा? हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन गई CH3 नेगेटिव CH पॉजिटिव, इसको बोलते हैं कार्बो अनायन। नाउ अगर मुझे कार्बो अनायन का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देना हो 3 डिग्री का, तो क्या से लिखोगे? अगेन क्वेश्चन इज राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ 3 कार्बो अनायंस, 3 और 4 जो भी लेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या ऑर्डर बनाएंगे? आपके पास है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। पॉज करके एक बार सोचिए और ट्राई करके बताइए। आई होप आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो लेट अस हैव CH3 नेगेटिव, CH3 CH, CH3 नेगेटिव, CH3 C, CH3 CH3 नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है।
अगर हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन को देने लग जाए तो मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स increases electron density on negatively charged carbon atom, right, making it more unstable. क्योंकि ऑलरेडी अनस्टेबल था, ये इसको और अनस्टेबल बना रहा है. अगर ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा तो बनेगा ही नहीं. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा इसका? दिस इज, यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन हैं, यहाँ कितने थे 6 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं 9 हाइड्रोजन, और वी कैन से इट हैज़ गॉट 2 मिथाइल ग्रुप, इट हैज़ गॉट 3 मिथाइल ग्रुप. तो हमेशा ध्यान रखिए मिथाइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है, मिथाइल ग्रुप हमेशा प्लस आई इफेक्ट देता है. और प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, राइट. सो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नेगेटिव चार्ज पे जब भी बढ़ती है वो अनस्टेबल हो जाता है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? रिवर्स ऑर्डर. सो 1 degree is more stable than 2 degree is more stable than 3 degree, राइट. आप पॉज करके इसको नोट कर लें. अब जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपकी हेट्रोलिटिक क्लीवेज से होती हैं दे आर कॉल्ड एज पोलर रिएक्शंस, या उसे हम हेट्रो पोलर या आयनिक रिएक्शंस कहते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ positive and negative charged poles. In the form of carbocation or carboanion. In case of heterolytic cleavage. ठीक है जी. तो जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हेट्रोलिटिक क्लीवेज से होती हैं दे आर कॉल्ड एज आयनिक रिएक्शंस, क्योंकि वहाँ कटायंस बन रहे हैं, अनायंस बन रहे हैं. यानी कटायन और अनायन क्या होते हैं? आयंस होते हैं. दे आर कॉल्ड एज आयनिक रिएक्शंस. सिमिलरली लेट अस लुक एट द होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था अपना अपना लेके चले जाते हैं. जैसे अगर हम देखें let us take CH3 with let us take क्लोरीन ले लेते हैं. अब क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया. होमोलिटिक क्लीवेज इज शोन बाय हाफ एरो और हाफ हेडेड एरो. हाफ हेडेड एरो का मतलब क्या हुआ? आधा इलेक्ट्रॉन इधर और आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया. दिस इज कॉल्ड एज हाफ हेडेड एरो, और इसी को हम लोग फिश हुक के नाम से भी कहते हैं. जस्ट लाइक अ फिश हुक है. देखो आप मछली पकड़ने के लिए जो कांटा हम डालते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं हाफ हेडेड एरो. अब इसके अंदर क्या होगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया. तो ये कैसे बनाते हैं? दीज आर नॉट पॉजिटिवली चार्ज, दे आर नॉट चार्ज्ड, दे आर ओनली हैविंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन्हें हम बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल्स एंड आर न्यूट्रल. दीज आर द न्यूट्रल स्पीशीज. ठीक है, बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन of a bond is taken by respective element. Each electron is taken by the respective element, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन वो लेके चले जाते हैं. तो सिमिलरली जैसे हमारे पास कार्बोकटायन कार्बोनाइन डिग्रीज में थे,
ये भी डिग्रीज में होंगे. You have CH3 then CH3 CH2 इस कार्बन पे, CH इस कार्बन पे CH3, then CH3C CH3 ये बन गया. दिस इज 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स, और दी इन्हें हम क्या बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल्स. These are the 1 degree, 2 degree, 3 degree and alkyl radicals. और इसका ऑर्डर बिल्कुल वैसा होता है जैसा कि कार्बोकटायन का होता है, क्योंकि इसको अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं स्टेबल होने के लिए. ठीक है, सो इसलिए द ऑर्डर विल बी लाइक दिस. तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स. ठीक है जी. अब इस तरह की रिएक्शन जो होमोलिटिक क्लीवेज से होती हैं उनको क्या कहते हैं? सो वी कैन से द रिएक्शंस दैट अकर बाय होमोलिटिक क्लीवेज आर कॉल्ड एज फ्री रेडिकल या होमोपोलर, क्योंकि दोनों में कोई पोलैरिटी नहीं आ रही, दोनों में अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, होमोपोलर, या जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर रिएक्शंस होती हैं. यूजुअली हम ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में देखते हैं. ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए, इसको करने के लिए एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होती. तो जितनी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स हम देखते हैं 90% रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही होती हैं. सो यू कैन जस्ट पॉज एंड नोट दिस. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल. करेक्ट. कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास नेगेटिव का साइन हो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. और कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हम ये कह सकते हैं जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल. जिसके पास एक्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, एक्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यू कैन से लोन पेयर हो और नेगेटिव चार्ज हो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल. अब ज़रा ध्यान से सोचो, अगर आपके पास क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल. अगर आपके पास NH3 है, ठीक है, NH3 विद अ लोन पेयर, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल. इनकम्प्लीट ऑक्टेट आपने देखा था एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, B2H6 यानी BH3. अब इनके पास दीज आर कॉल्ड एज लुईस एसिड ऑल्सो. ठीक है, बस नाम बदलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी सब चीज़ें सेम आएंगी. जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, उसी को हम बोल रहे थे न्यूक्लियस एसिड. जिनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे या लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल. जैसे कि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बोला था, लुईस बेसिस. राइट, तो उसको नोट कर लें. तो हमें कैसे याद रखना है न्यूक्लियोफाइल को, अक्सर कन्फ्यूजन होती है इसमें. न्यूक्लियोफाइल के पास एक लोन पेयर मिल सकता है आपको, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियस सीकिंग. क्यों न्यूक्लियस सीकिंग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन बाइंड करता है, न्यूक्लियस बाइंड करता है. तो ढूंढ रहे होंगे कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ न्यूक्लियस है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल्स. केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने इसी का नाम दिया था लुईस बेसिस. लुईस बेसिस क्या थे, दोज कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. अब हम देखेंगे दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल का लिखा जाता है E+ की तरह, एंड दीज आर कॉल्ड एज, या तो जिनके पास पॉजिटिव साइन हो, जिनके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स हो इन द ऑक्टेट इन वैलेंस शेल, और तीसरा कि दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन सीकिंग. क्यों इलेक्ट्रॉन सीकिंग? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन सीकिंग बोल देते हैं. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज लुईस एसिड्स.
इलेक्ट्रॉन, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, these are called as इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। करेक्ट, सिर्फ नामकरण बदला है, काम वही है उनका, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। मान लो कि एक न्यूक्लियोफाइल जिसके पास एक लोन पेयर है वो रिएक्ट करता है किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये अपने न्यूक्लियर दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। सो हाउ विल बी शो डोनेशन लाइक दिस इज व्हाट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो एक स्पीशी बना देगा जिसमें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में एक डेटिव बॉन्ड बन गई, दिस इज व्हाट अ डेटिव बॉन्ड, ठीक है। और जब डेटिव बॉन्ड बनती है, जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दोनों में क्या हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, डोनेशन हो रहा है, ठीक है। सो एक न्यूक्लियोफाइल जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास आएगा अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एंड दिस कर्व्ड एरो shows donation of electron, and this curved arrow shows the donation of electron such that head of arrow points towards electrophile and tail of arrow points towards nucleophile, राइट। इस तरीके से हम अपना एक डोनेशन एरो दिखाते हैं। अब देखें कुछ एग्जांपल्स इसकी। यू हैव OH नेगेटिव, यू हैव CN और यू कैन हैव NC नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कार्बो अनायन आए थे C नेगेटिव जो हमने अभी देखे, ठीक है। C नेगेटिव आ सकता है। तो ये कार्बो अनायन क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल की एग्जांपल्स देखो, लाइक यू हैव NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, और क्या हो सकता है आपके पास, कार्बोकटायन CH3 पॉजिटिव, ठीक है जी। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल। यहाँ पे इवन एग्जाम्पल आप वाटर की भी ले सकते हो क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यहाँ एग्जाम्पल अमोनिया की भी आ सकती है, उसके पास लोन पेयर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास अमाइंस की भी एग्जाम्पल आ सकती है, लाइक यू हैव R2NH, यहाँ भी लोन पेयर है। सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल। जिसके पास भी लोन पेयर या नेगेटिव साइन आ जाए वो न्यूक्लियोफाइल डिक्लेयर कर दो, जिसके पास पॉजिटिव साइन आ जाए उसे इलेक्ट्रोफाइल डिक्लेयर कर दो। और समटाइम्स हमें ना कोई चार्ज नहीं मिलता, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनके डिफरेंस से हम लोग एक पोलैरिटी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है एक कार्बोनिल ग्रुप, करेक्ट, कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी हो सकता है। इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल ट्राई टू गेन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्या बना देगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना ये कार्बोकटाइन बन जाएगा, सो इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। सिमिलरली देखो आपके पास है कार्बन, चलो मिथाइल के साथ क्लोराइड ले लो। अभी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो दिस विल बिकम स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। जैसा कि हमने वैन डर वाल फोर्सेस के अंदर या डाइपोल समझते हुए देखा था। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर ये क्या बन जाएगा, ये भी एक कार्बोकटाइन बन गया और ये क्या बन जाएगा, एक कार्बोनाइन बन जाएगा। सो दे कैन हैव रिस्पेक्टिव रिएक्शंस। इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, आ सकता है, और इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, राइट। और हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम एक पूरा एरो देते हैं, सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब आप एक हाफ एरो देते हो, दिस हाफ एरो gives us the indication of transfer of only 1 electron, right? So let's look at problem number 12.11. He says using curved arrow notation show the formation of reactive intermediates when the following covalent bonds undergo heterolytic cleavage. He is saying heterolytic cleavage. जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज आए तो आप देखना है आपको कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड्स कैसे मूव करेंगी, ठीक है।
तो देखो CH3SCH3, अब हमें पता है कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड है और फिर CH3 के बॉन्ड है, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली दिस बॉन्ड। यहाँ बताना पूछना होता तो यहाँ भी बॉन्ड बनाता। तो यहाँ से देखो CH3S, इसका मतलब ये शेयर पेड इलेक्ट्रॉन सल्फर ले जाएगा बिकॉज सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लुक एट इट, ये ले गया पॉजिटिव बन गया। यहाँ देखो कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखा रहा है, लेकिन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस मिथाइल ग्रुप। नाउ कॉपर इज अ मेटल से कार्बन लेके जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो दो में कार्बोकटाइन बन रहा है, एक में कार्बोनाइन बना। नेक्स्ट देखते हैं, गिविंग जस्टिफिकेशन कैटेगराइज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल, इस पर कोई चार्ज नहीं है, एंड BF3 है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 बोरोन के पास, सेंट्रल एटम के पास। क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं। सो BF3 बीइंग अ न्यूट्रल स्पीशी इज गोइंग टू बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड की तरह। इसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। Cl प्लस आ रहा है, इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ देखो इसके पास क्या है, लोन पेयर, इट इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोफाइल। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अब इस क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई कीजिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। का ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वी नो। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये कार्बन आपका कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। नाउ दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन दे आर कनेक्टेड विद दिस कार्बन, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। लुक एट इट दिस। अच्छा यहाँ पे देखो 2 कार्बन है आपके पास, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। सो नाइट्रोजन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेगा, इस पे आएगा पॉजिटिव साइन, इसको न्यूट्रलाइज करने के मिथाइल अपना इंडक्टिव इफेक्ट देगा एंड द पॉजिटिव साइन विल शिफ्ट। सो पॉइंट इज, इसमें सबसे पहले कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट पूछ रहा है, तो किस पे आएगा, इस कार्बन पे आएगा। तो लुक एट इट, इस पे आ गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल एंड द न्यूक्लियोफाइल। सो हम यहाँ एक हेडिंग लगाते हैं, हाउ विल वी शो द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कहाँ कहाँ हो सकते हैं और कैसे शो करेंगे। कैसे शो करेंगे वो हमने आपको बताया कि अगर पूरा एरो ले रहे हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, हाफ ले रहे हो तो 1 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है। जहाँ टेल बताती है फ्रॉम द लोकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एरो का हेड क्या बताता है, टू द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट। ट्रांसफ़र की जगह मैंने वर्ड यूज़ कर लिया है सेंट। जहाँ इलेक्ट्रॉन को भेजना है वो पॉइंटेड हेड होगा, जहाँ से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो टेल हेड होगा, राइट। मूवमेंट्स कैसे कैसे हो सकती हैं, देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा कहाँ होता है, डबल बॉन्ड पे हो सकता है, लोन पेयर पे हो सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कहाँ कहाँ करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, बुक का ही ले लेते हैं। वी हैव डबल बॉन्ड वाई, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ मूवमेंट कैसे हो सकती है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड एंड इट कैन मूव टू सिंगल बॉन्ड, यहाँ मूवमेंट हो सकती है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया, इसकी मूवमेंट होगी तो ये डबल बॉन्ड बन गई। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉम पाई इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। ये है बॉन्ड टू बॉन्ड मूवमेंट, पाई बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। या डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक और पाई बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में भी जा सकता है। दूसरी मूवमेंट क्या हो सकती है बच्चों, मान लीजिए आपके पास यहाँ वाई है, ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्ड था, ये भी सिंगल बॉन्ड था। अब ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर मूव कर गया एडजेसेंट बॉन्ड की तरफ, तो क्या बन गया, वाई एंड डबल बॉन्ड। क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉम लोन पेयर of atom to adjacent bond position, ठीक है। और तीसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा मेथड ये हो सकता है कि अगर आपके पास बॉन्ड है और ये एलिमेंट है, ये है, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन उठ के इस एटम के ऊपर आ जाए, तो फॉर्म क्या बनेगी,
देखो सिंगल बॉन्ड वाई, उसके ऊपर लोन पेयर और एक ई बॉन्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉम द पाई इलेक्ट्रॉन टू एडजेसेंट एटम, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम. ये तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है. तो इन तीनों तरीकों को दिमाग में रखिए. इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड से उठ के दूसरे बॉन्ड पे आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन उठ के एलिमेंट के ऊपर आ सकते हैं जस्ट लाइक दिस जो लोन पेयर, या लोन पेयर उठ के बॉन्ड बना सकता है. करेक्ट. आप इसको पॉज करके नोट कर लें. चलो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास OH नेगेटिव है. ठीक, इस OH नेगेटिव की रिएक्शन आप कर रहे हो CH3Br के साथ. अब हमें पता है Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, रिएक्शन देखो कैसे होंगी. बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये दोनों शेड पेयर को अपने पास लेके चला जाएगा. तो क्या बनाएगा, यहाँ पे देखो ये बना देगा आपके पास CH3 प्लस एंड Br नेगेटिव. अब ये देखो नेगेटिव है तो यहाँ आ गया OH नेगेटिव. ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा एटम को. ठीक है, किसको, कार्बन को. तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 बॉन्ड बन गई OH प्लस Br नेगेटिव. तो देखो क्या बना एक्चुअली में यहाँ पे CH3Br एंड OH नेगेटिव. करेक्ट. तो यहाँ हुआ क्या, ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव किए ब्रोमीन के पास और ये नेगेटिव चार्ज आया और इसने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ली इस बॉन्ड में. तो आपके पास बन गया CH3OH प्लस Br नेगेटिव. ठीक. सिमिलरली देखो अगर आपके पास है CH3Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन उठा के अपना ले लिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन उठा के अपना ले लिया. सो ये क्या बना रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं. तो इस तरीके से भी मूवमेंट्स होंगी आपकी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वी सी इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बस यही रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स हमें आगे बाकी रिएक्शंस में देखने पड़ेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बच्चों देखेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब देखो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, लेट अस से वी हैव R एंड X. X में कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नॉट हैलोजन ओनली. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं कोई और न्यूक्लियोफाइल लेकर आऊँ या कोई भी एलिमेंट और आ जाए, चलो हम Z ले लेते हैं. ठीक है. अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस किस तरीके से हो सकती है. ये दिस कैन बी माई रिएजेंट ऑल्सो. चलो रिएजेंट मान लेते हैं इसको. ठीक है. दिस इज माई सबस्ट्रेट, दिस एंटायर इज माई सबस्ट्रेट. अब क्या होगा, जब ये रिएजेंट इसके पास अप्रोच कर रहा होगा, अप्रोचिंग, तो इसमें स्लाइट पोलैरिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा. दिस इज द इंड्यूस कर रहा है उसके अंदर, कोशिश कर रहा है कि टेम्पररी एक पोलैरिटी क्रिएट कर दे. आसपास से घूम रहा था, नज़दीक आया, इसमें पोलैरिटी क्रिएट की, फिर भाग गया, कुछ रिएक्शन नहीं की उसने. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. और अगर ये जाके चिपक जाए इससे तो इसको हटा देगा. तो ये क्या करेगा, क्रिएट एक परमानेंट पोलैरिटी क्रिएट करेगा, रिएक्शन कॉज करेगा, जिसे बोलेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट. तो देखो इसका मतलब समझते हैं. अब ये क्यों क्यों हो सकती है रिएक्शंस. देखो सबसे पहले ड्यू टू एन एटम, इट कैन बी ड्यू टू substituent group, and it can be because of a attacking reagent, due to attacking reagent. जो भी अटैकिंग रिएजेंट होता है बच्चों, वो कॉज करता है टेम्परेरी पोलैरिटी. और इस टेम्पररी पोलैरिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. चिंता मत करो, हम सब चीज़ें ध्यान से देखेंगे. दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन. टेम्पररी करता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या इसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी. कितना पोलर हो सकता है, यानी कि टेस्टिंग कर ली हमने, नज़दीक लेके आए, रिएजेंट को चेक कर लिया कि हाँ भैया इसमें पोलैरिटी बन सकती है कि नहीं. जस्ट लाइक आप वोल्ट मीटर लाते हो या एमीटर लेके आते हो, उसको चेक करते हो इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा. सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही
ठीक है, ड्यू टू एन एटम इट कॉजेस परमानेंट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। परमानेंट पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे बच्चों। पहली हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को और दूसरा हम पढ़ेंगे रेजोनेंस को, रेजोनेंस इफेक्ट। अब ध्यान आपको ये रखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट इज ऑलवेज ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स और दी पाई बॉन्ड्स। रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा वही मिलेगा जहाँ पाई बॉन्ड होंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू डाइपोल इंडक्शन, और डाइपोल इंडक्शन होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, अब आता है ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बच्चों ड्यू टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जो हैं ये दो तरीके से बनाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द ग्रुप, कौन सा ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, और ये भी किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, उसके बारे में भी हमने देखना है, और इसके बारे में हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बच्चों यहाँ रुकते हैं, बिकॉज इन नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, विल टॉक अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। So take care and enjoy yourself. Goodbye. Have a wonderful day ahead.